गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बाल विकास की क्लास के साथ मैं शशि शर्मा और आप लोग बाल विकास में अधिगम पढ़ रहे थे और अधिगम के अंतर्गत आप लोगों ने अधिगम के सिद्धांत में पावलाव का सिद्धांत पढ़ा था। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। पावलाव का सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अथवा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। इसके प्रतिपादनकर्ता इवान पेट्रो पावलाव हैं। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और पावलाव के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम ये हैं, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, सहज क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। अब आज की क्लास में आप सब पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आइए इसका एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन B.F. स्किनर ने किया, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और 1938 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया है वो चूहे एवं कबूतर पर किया है और इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और इंग्लिश में अगर कहें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब इस सिद्धांत की व्याख्या देखते हैं। स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और स्किनर के अनुसार क्रिया करने के लिए किसी वायु उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वरन जो क्रिया होती है वो प्राणी की जैविक संरचना का एक अंग होता है। मतलब जो क्रिया करना या फिर कुछ भी कार्य करना जो प्राणी की जैविक संरचना होती है, हम आप या कोई भी पशु पक्षी या कोई भी प्राणी हो, उसके अंदर कुछ न कुछ कार्य करने की जैविक संरचना उपस्थित होती है। और जैविक रचना, देखिए, क्रिया प्राणी की जैविक रचना का एक अंग है। जब उसे कोई जैविक आवश्यकता होती है, जैविक आवश्यकता मतलब जैसे भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि की जब आवश्यकता होती है तो प्राणी स्वतः ही क्रियाशील हो जाता है। जब किसी को भूख लगती है तो वह भोजन की तलाश करना प्रारंभ कर देता है और इस की गई प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब उसे सफलता प्राप्त होती है तो उसे पुनर्बलन मिलता है। जैसे किसी को भूख लगी है, वो तरह तरह की अनुक्रिया किया, उसके बाद उसको जब भोजन मिल जाता है तो वह भोजन प्राणी के लिए पुनर्बलन का काम करता है और पुनर्बलन से जो सीखने की प्रक्रिया होती है तेज हो जाती है। अर्थात जब कोई हम कार्य करते हैं उससे हमें कुछ अच्छा परिणाम मिलता है या हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, तो जो जिस तरह से हमने वो कार्य किया था दोबारा उस कार्य को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं और हमारी सीखने की क्रिया तेज हो जाती है। और इसी प्रकार की जो सीखने की क्रिया होती है उसी को हम अधिगम कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार की जो सीखने की क्रिया होती है उसे क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहा जाता है और इस प्रकार की सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। मतलब कि जब हम कुछ करके, कोई इफ़र्ट करके कुछ सीखते हैं, कोई क्रिया करके कुछ सीखते हैं, पहले हमने क्रिया किया, हमें पुनर्बलन मिला, फिर उस क्रिया को दोहराने के लिए हम फिर से प्रेरित हुए, तो इस तरह से जो सीखने की पूरी प्रक्रिया है उसी को क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहते हैं और इस प्रकार का जो उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध बनता है उसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस के आधार पर स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और स्किनर ने इस सिद्धांत में सक्रिय अनुबंधन का यह भी अर्थ स्पष्ट किया है कि प्राणी क्रिया तथा पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप ही सीखता है, उद्दीपक के द्वारा नहीं। इसका ये मतलब है, जैसे आपने पावलाव के प्रयोग में देखा था कि प्राणी के सामने भोजन है, भोजन को देख करके कुत्ते ने लार टपकाई, उसके बाद उन्होंने सीखा। ठीक, भोजन को देख करके कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पे लार टपकाना सीख लिया, वहाँ उद्दीपक सामने उपस्थित था, लेकिन जो स्किनर महोदय हैं, स्किनर महोदय के प्रयोग में आप देखेंगे कि उद्दीपक सामने नहीं उपस्थित होगा,
पहले अनुक्रिया होगी, उसके बाद उद्दीपक प्रस्तुत होगा। ठीक, अब देखते हैं कि स्किनर ने प्राणी की जो क्रियाएं हैं उनको दो वर्गों में बांटा है। पहला होता है प्रसूत व्यवहार और दूसरा होता है अनुक्रिया व्यवहार। जो अनुक्रिया व्यवहार होता है उस पर प्राणी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, जैसे पलक झपकना, छींक आ जाना, गर्म वस्तु पे हाथ पड़ जाने पे अचानक से हाथ हट जाना, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उसे हम अनुक्रियात्मक या अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। अनुक्रिया व्यवहार पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, बल्कि प्रसूत व्यवहार जो होता है जिसपे हमारा नियंत्रण होता है, उसमें हमारी स्वेच्छा निहित होती है। जैसे हम अपनी मर्जी से खाना खा सकते हैं, हमारे फ़ोन पे किसी की कॉल आ रही है, हमारी इच्छा हम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। इस तरह के जो व्यवहार होते हैं वो प्रसूत व्यवहार होते हैं, जिसमें हमारी इच्छा और स्वेच्छा निहित होती है। अब स्किनर के सिद्धांत में एक शब्द आपने सुना था कि पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। स्किनर ने ये कहा है कि व्यक्ति की क्रियाओं के बाद उसे मिलने वाली सफलता तथा इस सफलता से मिलने वाले प्रोत्साहन को पुनर्बलन कहा जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पुनर्बलन ही व्यक्ति को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कोई अनुक्रिया हमने किया, उस अनुक्रिया को करने के बाद हमें कुछ पुरस्कार मिला, ठीक, कुछ अच्छा हमें फील हुआ, तो उस अनुक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम होमवर्क दिए, छोटे बच्चे ने अच्छे से होमवर्क कंप्लीट किया, ठीक है, तो हमने उसकी कॉपी में गुड दिया, उसको चॉकलेट दिया, तो ये बच्चे के लिए पुनर्बलन का काम करता है। ठीक, वह बच्चा फिर से खूब अच्छे से होमवर्क करके आएगा। वह मतलब कि बच्चे की जो होमवर्क करने की अनुक्रिया है उसको उस टॉफ़ी से, उस गुड से उसको पुनर्बलन मिल रहा है और बच्चा वह कार्य बार बार करना चाहेगा। फिर से समझते हैं, जो पुनर्बलन होता है वह किसी कार्य को या किसी अनुक्रिया की घटने की संभावना को बढ़ा देता है, उसे बार बार दोहराने की संभावना बनाता है। ठीक, अब यहाँ मनोवैज्ञानिक W.F. हिल हैं। W.F. हिल के अनुसार पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। पुनर्बलन जो होता है वह अनुक्रिया का परिणाम होता है, मतलब हम अनुक्रिया करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें पुनर्बलन मिलता है और इससे भविष्य में उस अनुक्रिया के घटने की, मतलब उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन में अगर प्राणी किसी अनुक्रिया को करता है तो उसकी अनुक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे किसी बच्चे ने अच्छे से होमवर्क किया तो उसको गुड देना, शाबाशी देना, उसको सम्मानित करना धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आ जाता है। बल्कि और ऋणात्मक पुनर्बलन में किसी अनुक्रिया को हतोत्साहित किया जाता है, अर्थात किसी अनुक्रिया को करने के बाद उसको किसी प्रकार का वंचना दे दी जाती है, किसी चीज़ से हटा दिया जाता है, जैसे दंड दिया जाता है, जिसको उस अनुक्रिया करने के बाद जब बच्चा अच्छा नहीं फील करेगा तो उस अनुक्रिया को छोड़ देगा, धीरे धीरे वह उस अनुक्रिया को नहीं करेगा। धनात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया के घटने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि ऋणात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया के होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, स्किनर का प्रयोग। अब आप सब जानते ही हैं कि स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया है। जी हाँ, स्किनर ने चूहे तथा कबूतरों की सहज क्रियाओं पर प्रयोग किया। ठीक, चूहा और कबूतर, ये दो इनके जो प्रयोग थे वो बहुत फेमस थे और इसके प्रयोग के लिए इन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया। साउंड प्रूफ भी था, अंधकार युक्त भी था। उस बॉक्स का नाम इन्होंने रखा स्किनर बॉक्स। इस अपने नाम के आधार पे स्किनर बॉक्स रखा। अब इसमें दो प्रयोगों में हम सिर्फ चूहे वाला प्रयोग आप लोगों को बता रहे हैं। तो चूहे वाले जो प्रयोग है उसमें स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया।
स्किनर बॉक्स में प्रारंभ में जो चूहा था वो भूखा था, तो अपने स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार इधर उधर उछल कूद करने लगा, तरह तरह की अनुक्रियाएं करने लगा। उछल कूद करते करते अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ा। ठीक, वो लीवर उसी बॉक्स के अंदर बना हुआ था, लीवर पर पड़ा और लीवर में खट की आवाज के साथ बॉक्स के अंदर उपस्थित एक तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आ गया। ठीक है, जो स्किनर बॉक्स था वो पहली बात तो साउंड प्रूफ था, उसमें बाहरी आवाज़ नहीं जा सकती थी, अंधकार युक्त था। अब उसमें एक लीवर लगा हुआ था, या इसको स्टैंड कर सकते हैं, जिसमें पैर पड़ते ही तुरंत खट की आवाज़ के साथ एक भोजन का टुकड़ा उस बॉक्स में उपस्थित एक तस्तरी में आके गिरता था, एक प्लेट में आके गिरता था। तो जब चूहे ने अनुक्रिया किया और उसका पैर लीवर पर पड़ा, तो खट की आवाज़ के साथ बॉक्स की तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आके गिरा। थोड़ी देर बाद चूहे ने, पहले तो चूहा इधर उधर भागता रहा, उसने देखा नहीं तत्काल कि हाँ भोजन का टुकड़ा आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि हाँ भोजन का टुकड़ा है, वो भोजन कर लिया। फिर वह कुछ अनुक्रियाएं करने लगा। अचानक फिर उसका पैर उस लीवर पर पड़ा और खटकी आवाज के साथ भोजन का टुकड़ा आ गया। धीरे धीरे कुछ ही प्रयासों में चूहे ने लीवर दबा करके भोजन गिराना सीख लिया। मतलब जब उसको भूख लगती थी, वो जाता था, लीवर दबाता था, भोजन का टुकड़ा गिरा करके भोजन प्राप्त कर लेता था। अब यहाँ लीवर दबाना अनुक्रिया हो गई और भोजन का जो टुकड़ा था वो पुनर्बलन का काम कर रहा था। और लीवर दबा करके भोजन प्राप्त करना ही, ये जो अनुक्रिया पूरा मतलब लीवर दबाना अनुक्रिया के साथ भोजन उद्दीपक के साथ जो संबंध बना, यही क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो गया। अब लास्ट में ऐसा हुआ कि चूहे को जब भी भूख लगती थी, वो जाता था, लीवर दबा करके भोजन प्राप्त कर लेता था। अब निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने हेतु प्रेरित करता है। इस प्रकार पुनर्बलन से अधिगम दृढ़ हो जाता है। ठीक, भोजन क्या था, पुनर्बलन का काम किया, और लीवर दबाने हेतु भोजन ने लीवर दबाने के लिए चूहे को प्रेरित किया, और इसी तरह से जो पुनर्बलन था वो अधिगम उसी से दृढ़ हो गया। अब देखते हैं स्किनर के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ, मतलब शिक्षा में इसका क्या क्या प्रयोग है। तो इस प्रयोग से बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। मतलब बच्चों को हमने कुछ पढ़ने को, कुछ याद करने के लिए दिया, वर्ड मीनिंग याद करने को दिया। जब बच्चे ने याद कर लिया तो उसको कुछ प्रोत्साहन स्वरूप हमने कुछ भी उसको प्रोत्साहन दिया। इससे बच्चा जल्द से जल्द अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकता है। और इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली जो क्रिया है उसको छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है, और शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने की गति और सफलता दोनों मिलती है। मतलब जो हमें बच्चों को सिखाना है, जो वो मटेरियल हम छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेंगे, फिर एक स्टेप, मतलब पहले छोटे कम कठिन सवाल बच्चों को देंगे, फिर उससे कठिन देंगे, फिर उससे कठिन देंगे, इस तरह से करके छोटे छोटे पदों में बांट करके हम बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हैं। जैसे आप लोग गेम खेलते हैं, एक स्टेप क्लियर किए, फिर दूसरे में पहुँचे, फिर दूसरा क्लियर किए, तीसरे में पहुँचे, तो एक स्टेप जो क्लियर करते हैं उससे आपको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ मैंने फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लिया, हाँ मैंने सेकेंड स्टेज क्वालिफाई कर लिया। तो इस तरह से प्रोत्साहन मिलता है, जिसके माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। यह सिद्धांत बालकों की क्रियाशीलता पर बल देता है। मतलब यह सिद्धांत बालक को कुछ करके सीखने पर बल देता है। ऐसा नहीं कि बालक निष्क्रिय रहे और उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। यह बालक की सक्रियता पर बल देता है। इस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन शीघ्र संभव है। मतलब इस सिद्धांत के प्रयोग से तुरंत पुनर्बल मिलता है। कुछ बच्चों ने अच्छा काम किया, उसको तुरंत प्रोत्साहन मिला, जिससे बालकों के जो व्यवहार है उसमें तुरंत अतिशीघ्र परिवर्तन होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रयोग से छात्रों को अपने अधिगम का स्वयं एवं त्वरित मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है।
मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका तुरंत परिणाम मिल जाता है। इसलिए हम स्वयं उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जैसे आप गेम खेलते हैं, ठीक, अगर अच्छा आप स्कोर कर लिए, पहला लेवल जल्द से जल्द क्वालिफाई कर लिए, तो आपको इससे प्रोत्साहन मिलता है। आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस सिद्धांत के प्रयोग से वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करने तथा अवांछित व्यवहार को त्यागने में सहायता मिलती है। मतलब इस सिद्धांत की जब प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं, तो बच्चों के जो वांछित व्यवहार होगा उसमें हम पुरस्कार देंगे तो वह व्यवहार सुदृढ़ हो जाएगा, और जो अवांछित व्यवहार जो नहीं करना चाहिए बच्चों को, अगर वैसा व्यवहार बच्चे कर रहे हैं तो उनको त्यागने के लिए बच्चों को नकारात्मक पुनर्बलन देंगे, ऋणात्मक पुनर्बलन देंगे, जिससे बालक उस व्यवहार को त्याग देगा। तो ये था आपका स्किनर का सिद्धांत। आपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी पढ़ लिया, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत भी पढ़ लिया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव वाला सिद्धांत है, और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया। अब इन दोनों सिद्धांत में क्या अंतर है, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहला अंतर जो है वो होता है प्रतिपादक। तो इस सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो रूसी मनोवैज्ञानिक I.P. पावलोव ने किया है, और सक्रिय या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने किया। और शास्त्रीय अनुबंधन में मुख्य रूप से उद्दीपक पर बल दिया गया। आपने इसमें देखा ना कि पहले भोजन दिया गया, उसके बाद अनुक्रिया प्राप्त की गई। लेकिन सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत में मुख्य रूप से अनुक्रिया पर बल दिया गया। ठीक, यह उद्दीपक पर मुख्य रूप से बल देता है और यह अनुक्रिया पर मुख्य रूप से बल देता है। इसमें प्राणी दो उद्दीपकों के बीच भोजन तथा घंटी की आवाज, यही दो उद्दीपक थे ना पावलोव के प्रयोग में, भोजन तथा घंटी की आवाज के बीच साहचर्य स्थापित करता है, दोनों में सहसंबंध बनाता है, दोनों में कोरिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, किसमें भोजन तथा घंटी की आवाज, इसमें दोनों उद्दीपक हैं, भोजन भी उद्दीपक है, घंटी की आवाज भी उद्दीपक है, इन दोनों के बीच साहचर्य या सहसंबंध स्थापित कर रहा है। लेकिन जो स्किनर का प्रयोग है, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उसमें प्राणी अनुक्रिया तथा उद्दीपक के बीच साहचर्य स्थापित कर रहा है। इसमें पहले अनुक्रिया हो रही है, फिर उद्दीपक है, इसमें केवल उद्दीपक नहीं उपस्थित है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अनुक्रिया के पूर्व ही प्रबलन दे दिया जाता है। आपने देखा था ना प्रयोग में, पावलोव ने अनुक्रिया करने से पहले ही प्राणी को भोजन दे दिया था। लेकिन जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में स्किनर ने अनुक्रिया करने के पश्चात भोजन दिया है, जो प्रबलन है उसके बाद मिला। शास्त्रीय अनुबंधन में प्राणी निष्क्रिय होता है। आपने देखा था उस प्रयोग में, पावलोव के प्रयोग में, कि जो कुत्ता था उसको एक स्टैंड से बांध के रखा गया, वो केवल हिल डुल सकता था लेकिन कहीं आ जा नहीं सकता था। तो इसमें प्राणी का निष्क्रिय योगदान है। लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी को स्वतंत्र छोड़ा गया, उसको सक्रियता के लिए फ्री छोड़ा गया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में सरल व्यवहारों के, प्राणी को सरल व्यवहारों को सिखाया जाता है। मतलब जो इजी चीज़ें हैं नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए या मंदबुद्धि बालकों के लिए जो कुछ सिखाना है, वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से ज़्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है। लेकिन जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके द्वारा जटिल व्यवहारों को भी सिखाया जाता है। जटिल व्यवहार मतलब जैसे समस्या का समाधान करना, मैथ सॉल्व करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा जटिल जो समस्याएं होती हैं उसको सॉल्व कराया जा सकता है। तो ये अंतर आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये पॉइंट फिर से मतलब मोटा मोटा ऐसे नॉर्मली हम बता दे रहे हैं कि प्रतिपादनकर्ता इनके पावलोव हैं, इनके स्किनर हैं। इसमें उद्दीपक पर मुख्य बल दिया गया है और क्रिया प्रसूत में अनुक्रिया पर मुख्य बल दिया गया है।
और जो शास्त्रीय अनुबंधन है पावलाव वाले प्रयोग में, उसमें दोनों उद्दीपक हैं, लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन में एक अनुक्रिया है फिर उद्दीपक है, पहले अनुक्रिया है फिर उद्दीपक है। और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पहले ही भोजन दे दिया गया, लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में क्रिया करने के बाद भोजन दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में प्राणी निष्क्रिय खड़ा रहता है, उसमें कोई सक्रियता नहीं होती है, लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्राणी सक्रिय भूमिका अदा करता है। और शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा सरल व्यवहारों को सिखाया जाता है, लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा जटिल व्यवहारों को भी सिखाया जाता है। ये हो गया आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और सक्रिय या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में अंतर। ये दोनों क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा।